मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आज यहाँ वॉइस ऑफ एक्सेलेंस सोसाइटी की ओर से आयोजित इस विशाल धरने में जिन्होंने मुझे बुलाया, ऐसे राष्ट्रीय संयोजक वीर बहादुर सिंह जी, राजीव बहल जी और हमारी पूरी वॉइस ऑफ एक्सेलेंस सोसाइटी की पूरी टीम, और यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से जो एक्स वॉरियर्स हमारे हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी लड़ाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर लड़ रहे हैं। बहुत सारी सरकारी संस्थाओं के अंदर, बैंकों के अंदर बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमारे पूर्व सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे उन सबके जो नेता हैं, और यहाँ पर पूरे देश भर से हमारे सभी पूर्व सैनिक भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ तो एक सार्जेंट एक्स सार्जेंट होने के नाते बात कर रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखें। पहले मैं आपसे एक एक्स सर्विसमैन की तरह बात करूँगा, और मैं आपको यहाँ से बता दूँ, मैं भले ही भारत सरकार के किसी बड़े पद पर हूँ या मैं और अन्य पार्टी के पदों पर भी हूँ, लेकिन वो सब बाद में है। मैं सबसे पहले एक्स सर्विसमैन हूँ, पूर्व सैनिक। और जब वीर बहादुर सिंह जी ने मुझे कहा तो मेरे साथियों ने कहा कि आप सरकार के खिलाफ धरना है, उसके मंच पर जा रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि भैया, मैं अपने सैनिकों की भावनाओं को समझता हूँ। वो जो कष्ट और जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। उसको दूर करने के लिए उनके साथ भावनात्मक रूप से मेरा जुड़ाव है, इसलिए मैं उस मंच पर जरूर जाऊँगा। मैं उसका क्या परिणाम है इसकी बात में नहीं करता। मैं साथियों अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मेरे परिचय में बताया कि मैं अकाउंट से आता हूँ, इसलिए वन रैंक वन पेंशन किन लोगों के लिए सोची गई, किन के लिए उनके विचार, किस विचार के कारण वो आई, हम सब जानते हैं कि वो केवल और केवल जेसीओ जवानों को केंद्रित करके वन रैंक वन पेंशन के बारे में ये विचार आया। लेकिन जब बेनिफिट लेने की बात आई तो मैंने ORP1 जो देखा तो उसमें मेरे ध्यान में आया कि जो एक्चुअल में जो उसका बेनिफिट है वो जिन लोगों के लिए ये वन रैंक वन पेंशन की स्कीम जिसकी मांग की गई थी, उनकी बजाय जिनके जो उसके एजेंडे में नहीं थे वो सारा बेनिफिट ले गए, और जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। साथियों, जो पहला धरना था उस समय जब यहाँ जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, बहुत लंबा धरना चला, उस समय पहली बार मेरा संपर्क वीर बहादुर सिंह जी से आया। हमारे कुछ एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स ने मुझे कहा कि हमारा धरना चल रहा है, आप भी आइए। मैं उस समय भी उस धरने में आया था, और उस समय मैंने पार्टी से बात करके, और मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, तो पहली वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो जेसीए जवानों की पहली मीटिंग थी वो मैंने हमारे मनोहर पर्रिकर जी से करवाई थी। उसमें वीर बहादुर जी और उनके राजीव बहल और बाकी सब लोग मेरे साथ गए, और बहुत लंबा उनके साथ डिस्कशन हुआ था। उस समय मनोहर पर्रिकर जी ने हमको एक बात कही थी जिसको सबने मान लिया था। मनोहर पर्रिकर जी ने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन लागू करना हमारी प्रायोरिटी है, और कुछ एनुमलिटीज इसमें पे कमीशन की वजह से हैं, तो पहले हम वन रैंक वन पेंशन हमको लागू करने दीजिए, और जो एनुमलिटीज, जो भेदभाव कहीं अगर है, पे कमीशन के स्तर पर है, बहुत सारी समस्या उसके माध्यम से हम हल कर सकते हैं, तो वो हम पे कमीशन के टाइम पर उसको वापस ठीक करेंगे, उसके लिए हमको थोड़ा समय दे दो। लेकिन अगर आप पे कमीशन वाली एनोमलिटीज़ को बेट करेंगे तो हम वन रैंक वन पेंशन को दूर तक लागू नहीं कर पाएंगे, एक बार इसको लागू करके इसका सुधार करेंगे।
तो ये बात उन्होंने कही थी उस समय और हमको भी वो तार्किक लगी। और मनोहर पर्रिकर जी बहुत ही सज्जन हमारे नेता थे और रक्षा मंत्री थे, उनकी बात पर हमने भरोसा किया। और उस समय आपको ध्यान है कि वो धरना विड्रॉ किया गया था, उनके आश्वासन के बाद हमारे सभी जेसीओ जवानों ने जो है वो धरने को विड्रॉ करके उस समय सरकार की बात मानी और 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब वो टेबल बाहर आई और उस टेबल को जिस तरह से प्रकाशित किया गया और उस टेबल में जिस तरह से उसको लागू किया गया, उसमें बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव किया गया, वो अपने आप में दुखद था। क्योंकि उस समय मनोहर पर्रिकर जी ने जो कमिटमेंट करी थी वो पूरा करना चाहते थे। मैं बाद में उनसे मिला, लेकिन बहुत सारी जो दबाव थे उनकी वजह से वो उस समय वो लागू नहीं हो पाए। इस बात पे उन्होंने रिग्रेट भी किया था हमसे और वो बहुत अच्छे से इसको करना चाहते थे, लेकिन बाद में वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। मैं यहाँ आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे फैमिली पेंशन की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसका यहाँ पर डिस्कस हुआ, मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीर बहादुर सिंह ने आपको पूरे डिटेल में उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताया किस किस प्रकार भेदभाव हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब जेसीओ जवानों को देने की बात आती है तो जो लोग उस समय देने के लिए जो अधिकारी बैठते हैं वो इस मानसिकता के साथ बैठते हैं कि जेसीओ जवानों का जितना काट सकते हो उसको काट लो, उनका माइंडसेट काटने का रहता है, इसलिए ये भेदभाव ज़्यादा होगा। तो ये मानसिकता है और इस मानसिकता के साथ चीज़ों को चलाया जा रहा है, उसको बदलने के लिए हमको प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था किस प्रकार एक चपरासी जो है सिविलियन रिटायर होता है तो उसको जो है प्राइवेट वार्ड में और वो बेड मिलता है, जबकि हमारे हवलदार तक जो है उनको जो है एक जनरल वार्ड मिलता है। ये देश की सीमा पर लड़ने वाले, जिसके कारण देश के करोड़ों लोग शांति से रात की नींद सोते हैं, दिन का चैन लेते हैं, अपना व्यवसाय पूरे जोश के साथ करते हैं, बिना डर के करते हैं। ये जो सुख शांति और समृद्धि जो देश के अंदर है, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो जो सीमा पर हमारे फौजी लड़ते हैं उनके साथ है। तो जो अधिकारी इस निर्णय में बैठते हैं, मेरा उनसे आग्रह और मैंने आग्रह किया भी है, 3.5 घंटा हमारी मीटिंग चली, उसमें हमने उनसे आग्रह भी किया कि अपनी सोच को बदलिए और ये जवान जो है यही देश की ताकत है, इन्हीं के कारण ये देश सुरक्षित है। तो जब इनके बारे में निर्णय लें तो अपने दिल को और दिमाग को बड़ा कीजिए और तब निर्णय लीजिए। ये हमने प्रयास किया। साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश के अंदर इस बात को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आज से अगर हम 4, 5, 6 साल पहले की बात करें, जब पहली बार मनोहर पर्रिकर जी से हमारा मिलना हुआ और उसके बाद श्रीपद नायक जी से मिलना हुआ जो स्टेट मिनिस्टर थे, तब हमने ये महसूस किया कि उनको चीज़ों की जानकारी बहुत डिटेल में थी नहीं, वो इस बात को जानते नहीं थे और उनको जो फीडबैक देने वाले लोग थे वो जेसीओ जवान नहीं थे और जो लोग उनको फीडबैक देते थे वो उनको अंधेरे में रखते थे। ये बात हमारी समझ में उनसे बात करते समय आ गई और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार लगभग पिछले 1-1.5 साल से वीर बहादुर जी और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर हमने प्रयास किया और अंत में रक्षा मंत्री जी के साथ हमारे साथ जो है ये लोग गए और हमने कहा कि नहीं, पूरे देश, वो कह रहे थे कि कुछ 4-5 लोगों को बुला लो, मैंने कहा नहीं, पूरे देश से प्रतिनिधि आएगा और लगभग शायद 18 राज्यों से जो है हमारे प्रतिनिधि उस मीटिंग में आए थे और सबने अपनी अपनी बात को डिटेल में रखा और रक्षा मंत्री जी ने बहुत शांत मन से उसको सुना और उनको पहली बार जब मैं साधुवाद देना चाहता हूँ वीर बहादुर जी और राजीव बैल को कि जो टेबल वो ग्राफिक बना के लाए थे वो वैसे डिटेल में हम समझा रहे थे तो अधिकारियों को और हमारे नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो एक ग्राफिक बनाकर जो टेबल लाए थे उसको देखते ही उन्होंने, उनके चेहरे के इंप्रेशन देखने लायक थे, उन्होंने महसूस कर लिया कि देखिए कितना बड़ा भेदभाव हुआ है, क्योंकि वो डंडे ऊंचे और नीचे साफ साफ दिख रहे थे और मेरे ख्याल में शायद एक रैंक तो ऐसा था जिसको कुछ मिला ही नहीं था नहीं था, शायद हवलदार था, सूबेदार, हाँ, उसको तो कुछ मिला ही नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको और उन्होंने उसी समय जो है सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दी और उसके बाद हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग लगभग 3.5 घंटा चली और जैसा वीर बहादुर सिंह जी ने बताया कि एक एक मुद्दे पर डिटेल आधा घंटा 20-20, 25-25 मिनट डिस्कशन हुआ।
हर बात को डिटेल में समझा, कागजों के साथ उनको दिखाया गया किस प्रकार सरकार के अपने ऑर्डर्स को बाईपास करके जेसीओ जवानों के पे फिक्सेशन और पेंशन फिक्सेशन के अंदर जो है अपने सरकार के ऑर्डर को बाईपास करके अधिकारियों ने वो काम किया। जो लोग भी उसमें शामिल हैं, मैं नहीं जाना चाहता उसमें, लेकिन वो हमने देखा डिटेल में और पूरा डिस्कशन हुआ। और मैं आज आपको बड़े ईमानदारी के साथ और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज कम से कम सरकार ने इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि हमारे जेसीओ जवानों के साथ भेदभाव हुआ है। इस बात को आज सरकार स्वीकार करने लगी है। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी है साथियों। आप देखिए, दुनिया के अंदर ये एकमात्र भारतीय सेना एग्जाम्पल है जहां पर आरक्षण एलीट क्लास को है, जबकि आरक्षण डिप्राइव्ड क्लास को मिलता है। लेकिन डिप्राइव्ड क्लास को मिलने की बजाय एलीट क्लास को आरक्षण दिया गया। इससे बड़ा धोखा हमारे देश के सैनिकों के साथ क्या हो सकता है? जो हमारे सेना पर बर्फ के अंदर -डिग्री टेम्परेचर में लड़ने वाले हमारे जवान जो फ्रंट में खड़े होते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव है। क्योंकि मैं स्वयं उस पीड़ा को समझता हूँ, इसलिए मैंने उस बात को महसूस किया है और मैं आपके साथ उसको शेयर कर रहा हूँ इस मंच से कि हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत मजबूत लोगों के साथ है। आपको बताता हूँ, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो आपसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। मुझसे जब हमारे वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी के साथियों ने जब मुझसे बात करी तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत लंबी लड़ाई है, अगर आपको सच्चे मन से इस लड़ाई को लड़ना और जीतना है तो आपको उनके साथ ज़्यादा उन जो आपके सामने हैं, जिनके खिलाफ हमारा संघर्ष है, उनके खिलाफ आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आपकी वॉइस वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ, मैंने सारा इसको देखा है, जो बहुत सारे इश्यूज हैं, सर्विंग के भी हैं कुछ इश्यूज जो हमने डिस्कशन किए, जैसे P10 वाला इशू है, फॉर्म 10 वाला, सेवादारी वाला, उस पर भी डिटेल डिस्कशन हुआ है। सेना में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है, इस बात को हम भी महसूस करते हैं और मुझे खुशी है कि आज सरकार भी इसको महसूस करने लगी है। तो साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ एक एक्स सर्जेंट के नाते आपके साथ खड़ा हूँ। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं कि नहीं जीतना चाहते हैं? एक बार फिर मुझे बताइए, इस लड़ाई को सच्चे मन से लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं? इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं? तो इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सरकार के स्तर पर करूंगा, लेकिन नीचे राज्यों के स्तर पर, देश के स्तर पर, एक्स सर्विसमैन के बीच में आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने वीर बहादुर जी से कहा है कि केवल दिल्ली में लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, यहाँ से जाने के बाद जो राज्यों के हमारे प्रतिनिधि हैं, ऐसा ही कार्यक्रम हर राज्य की राजधानी में होना चाहिए और गवर्नर जो वहाँ का है उसको इसका ज्ञापन सौंपना चाहिए। देश की सरकार को ये मैसेज चारों तरफ से आना चाहिए कि एक्स सर्विसमैन के साथ जो भेदभाव हुआ है उसको दूर करने की आवश्यकता है और उसमें पूरे देश के जो जेसीओ जवान हैं उनको साथ में लेने की जरूरत है। तो मैं आपसे आज यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि वीर बहादुर सिंह जी के साथ और हमारी उनकी जो पूरी टीम है वॉइस ऑफ एक्सर्विस सोसाइटी के साथ, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। बोलो, तैयार हो? वीर बहादुर सिंह का पूरी ताकत के साथ साथ दोगे? ये जहाँ भी बुलाएंगे आओगे? जो भी आह्वान करेंगे करोगे? अगर आप सब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर देंगे, और ये ध्यान रखिए, हमारी एकता कहीं भी टूटी हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमको संगठित दिखना चाहिए, संगठित होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। तो मैं आज इतना ही आग्रह करते हुए कि मैं पूरी ताकत से आपके लिए संघर्ष करूंगा और जहां भी सरकार के साथ मध्यस्थता करने की बात होगी, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने की बात होगी, उन तक पहुंचने की बात होगी, तो हम सब मिलकर उसको वहां तक भी आपकी आवाज़ को लेकर जाएंगे। और सरकार पॉजिटिव है, मुझे पूरा भरोसा है, अगर हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो भेदभाव हो रहा है हमारे सैनिकों के साथ, उसको हम दूर करने में सफल होंगे। इसी विश्वास भरोसे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और क्योंकि ये संघर्ष का मामला है तो मेरे साथ संघर्ष का नारा लगाइए, क्योंकि सबसे बड़ा जो संघर्ष का नारा है वो आपको लगाना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ, जय कराए वीर बजरंगी, जय कराए वीर बजरंगी। पूर्व सैनिक एकता, पूर्व सैनिक एकता, पूर्व सैनिक एकता।
वीर बहादुर उनकी टीम के लिए बजा दो और मेरे साथ एक नारा लगा दो। लेकिन ये जो नारा लगेगा उसकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, कानों के पर्दे हिलने चाहिए। वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर आगे बढ़ो, वीर बहादुर आगे बढ़ो। जय